ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो ये मेल्स में भी होता है? Yes. Male breast cancer tend to be more aggressive in males. कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे हम बात करें कीमोथेरेपी मतलब ये चांसेस हैं कि अगर फादर या मदर या फिर किसी को घर में हिस्ट्री है कैंसर की, तो यंगर जनरेशन में आ सकता है कैंसर? यस डेफिनेटली कुछ परसेंट है, बट बहुत कम परसेंट है जो हम बोलें कि ये जेनेटिक फैक्टरों से ही हो रहा है। जब आपको कैसे पता चला कि आपको कोई इश्यूज हैं आपकी बॉडी में? तो बेसिकली लास्ट ईयर शिवरात्रि में फर्स्ट टाइम आई फेल्ट द लम्प, so the report came positive. So I was absolutely मतलब that situation, that day, that time I can't describe in my words. मतलब I could just see a grey road in front of my eyes that time, and at the time I felt like my life is finished and there is no point to leave now. आपने कहा कि लोगों ने माना ही नहीं कि आपको कभी कैंसर डिटेक्ट भी हुआ है, तो उस टाइम पे बुरा लगा? तो मैं ऐसे उस टाइम पे भी जब मेरा हेयर लॉस हो गया, मैं वीक ऐसे पहनती थी, लोगों को लगता था आई गॉट अ न्यू हेयर कट। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मैं आपके लिए लेकर आया हूं योर इनसाइड स्टोरीज। इसके अंदर हम लोग आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी स्टोरीज लेकर आएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि जिस टाइम हम उसको शूट कर रहे हैं उस टाइम पे जो एज पर डेटा हर 6 से 8 मिनट पे इंडिया में एक वुमेन की डेथ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो जाती है। एक इस पॉडकास्ट के अंदर हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने एक कहावत को सच करके दिखाया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सर नमस्कार। नमस्ते। शो में आने के लिए थैंक यू। मैम आपका भी थैंक यू। सर बेसिक से शुरू करते हैं, एकदम लेमन लैंग्वेज में, कैंसर क्या होता है? देखो, कैंसर मतलब कोई भी जो हमारी नॉर्मल सेल है वो एबनॉर्मल बिहेवियर अपना शो करने लगी है। हर सेल जो बॉडी में है उसका एक स्ट्रिक्ट फंक्शन है, बहुत ही रेगुलेटेड फंक्शन है। उसे कितना डिवाइड होना है, क्या काम करना है, ये सब की सब बॉडी बहुत अच्छे से रेगुलेट करके रखती है। कभी डीएनए में म्यूटेशंस हुए, डीएनए में चेंजेस आए, तो समहाउ वो कोई एक पर्टिकुलर सेल एबनॉर्मल हो गई, वो बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो गई। अब यदि उसे ऐसी कंडीशन मिली, फेवरेबल कंडीशन, कि वो ग्रो कर सकती है, तो वो अपने आप ग्रो करती जाएगी और बॉडी के कंट्रोल से बाहर है तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता जाएगा। वो किसी काम के नहीं है सेल्स, खराब सेल्स हैं, बट न्यूट्रिशन बॉडी से लेंगे, जो केमिकल्स रिलीज करेंगे वो बॉडी में करेंगे, तो धीरे धीरे वो बॉडी को अफेक्ट करते जाते हैं। क्योंकि वो डीएनए पूरे एबनॉर्मल है, कंट्रोल से बाहर है, तो वो फैलते भी हैं, वो लोकल भी फैल सकते हैं और दूर दूर की जगहों पे भी जा सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट आप समझिए, बिल्कुल ही मतलब है ना, बोले कि ये कैंसर है, उसका डेवलपमेंट ऐसे होता है। तो कोई भी सेल जो बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो गई, बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो गई और ग्रो किए जा रही है, बॉडी के कंट्रोल नहीं है उस पर कि रोको, वो कैंसर की शुरुआत है। तो सर अगर इस बारे में अगर देखा जाए, किसी को कैंसर हुआ, डे 1 कैंसर हुआ, तो कैंसर कुछ साइन देगी बॉडी को कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई केमिकल या फिजिकल कोई चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, कुछ पता चलेगा? नहीं, शुरुआत में नहीं। देखो, एक सेल या कुछ सेल वो तो माइक्रोस्कोपिक है, इतनी छोटी है कि कुछ नहीं पता पड़ेगा। तो अनलेस इट बिकम समथिंग साइजेबल, कम से कम 1-1.5 सेंटीमीटर का, उससे पहले तो आप फील ही नहीं कर पाओगे। इतने तक आते आते अब वो डिपेंड करता है कैंसर का कैरेक्टर क्या है। कुछ जो बहुत हाई ग्रेड हैं, बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, उनमें हो सकता है वो एक सेल एक साइजेबल अमाउंट बनने में 3 महीने ले ले, 6 महीने ले ले। कुछ बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो उनमें तो कई साल लग जाते हैं। तो ये हर कैंसर अपने अलग बिहेवियर शो कर सकता है। एक्चुअली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इतने हर बॉडी के हर हिस्से में कैंसर हो सकता है, हर सेल कभी कैंसरस हो सकती है, और इतनी तरह की वैरायटी हो सकती है, हाई ग्रेड भी हो सकते हैं, बिल्कुल लो ग्रेड भी हो सकते हैं। तो डिटेक्शन बहुत, हम बोले कोई क्लियर कट पॉइंट या कि ये है तो कैंसर है, वो पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे आपने कहा लो ग्रेड भी हो सकता है, तो ऐसे कैंसर सेल्स भी होते हैं जो किसी को हुए और वो ग्रो नहीं करे या कुछ नहीं करे, तो बॉडी में ऐसी हैं और उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ लाइफ साइकिल? नहीं, एक बात समझिए, जैसे कुछ सेल्स हैं जो एबनॉर्मल हैं, बट वो इतनी धीमे बढ़ रहे हैं कि बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। रादर उनको हम कोशिश भी करें खत्म करने की, तो शायद नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो कुछ ऐसी भी कंडीशन होती हैं, जैसे एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जिसे CLL बोलते हैं, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया।
स्टेज 0 और 1 जो नॉर्मली 7-8 साल तक 10 साल तक चलती है, उसमें उसे ट्रीट ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट से ज़्यादा नुकसान हो सकता है और वो जड़ से ख़त्म नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? आप ट्रीट तभी करोगे जब ज़रूरत है। तो यदि हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमारे ब्लड काउंट बिल्कुल नॉर्मल हैं और वो हम मॉनिटर कर रहे हैं बराबर, सब कंट्रोल में हैं, तो कई बार हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं कई कई साल तक। तो उसमें कुछ भी रेडिएशन या कीमो की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं। तो हर कैंसर, मैंने बताया ना कि हर अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो बहुत ही हमें कुछ पर्टिकुलर बोलें कि यही होगा वो नहीं है। हर कैंसर अलग हो सकता है और दूसरी बात, हर पर्सन भी अलग होता है। तो दोनों चीज़ों को बहुत पर्सनलाइज करना पड़ता है। तो प्रमा, आपसे पूछता हूँ, जब आपको कैसे पता चला कि आपको कोई इश्यूज हैं आपकी बॉडी में? क्या सिम्टम, आपको क्या साइंस मिले? तो बेसिकली लास्ट ईयर शिवरात्रि में फर्स्ट टाइम आई फेल्ट द लम्प। उसी दिन मैंने मेरे एक फ्रेंड को फ़ोन करके कहा था कि उसका भी कुछ प्रॉब्लम था, उसका ब्रेस्ट ट्यूमर का प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ मुझे उन डॉक्टर के पास ले चलिए जहाँ पे आपने दिखाया था। तो शी टुक मी टू PSRI एंड डॉक्टर संजय चौरे के पास। तो सर को मैंने कहा पूरा कि मुझे ऐसा लम्प फील हुआ, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार प्लीज़ चेक करके देखिए। तो as you know that I'm a Kathak performer, मैं always practice, classes, इन सब चीज़ों में ही रहती हूँ। मैं पाथवे स्कूल गुड़गांव में वहाँ पे एज अ डांस फैकल्टी काम कर रही हूँ ऑलमोस्ट फॉर 9 years। लाइक मैं बच्चों के साथ रहना, उनके साथ करना, मतलब लाइक ऑलवेज आई एम एक्टिव। So I never felt anything, and suddenly that day something occurred, and I just went to sir and I asked sir that आप एक बार देखिए please, and then he said, you never felt any pain? I said no, and then he's like कभी भी इससे पहले फील नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं। मैंने पूछा कि is it a lump? Do you really think it's a lump? And he said it's just not a lump, it's a 3 centimeter big lump, if I'm not wrong. So मैंने पूछा sir what's next now, what you suggest me to do? Then he said go for an ultrasound right away, and post that हो सकता है कि हमें एक बायोप्सी करना पड़े। तो I was like okay, मैं गई अल्ट्रासाउंड के वहाँ पे, अल्ट्रासाउंड ख़त्म हुआ and then I went back and met with sir, and sir directly told me on my face that I'm not finding it well. You go for a biopsy right away, FNFC. मतलब within few hours ना my whole life changed. Then I was like, are you really suspecting something? Well, I can't say anything, but I'm not finding it well. We have to wait for the reports to come. Then after 3 days I got reports, and when I went back, so the report came positive. So I was absolutely मतलब that situation, that day, that time, I can't describe in my words. मतलब I could just see a gray road in front of my eyes that time, and at the time I felt like my life is finished, and there is no point to leave now. To be very honest, I'm telling you, ऐसे ही feel हुआ था। मतलब maybe I was being very selfish that time. I was only thinking about myself, not even about my family, my husband, किसी के बारे में नहीं। मैं सिर्फ ऐसे सोच रही थी, खत्म। तो सर ने मुझे कहा कि so what are you thinking? You will run away. You don't have that option. You have to face this. Then I said, sir, I don't know how to deal with this. मतलब like कहाँ पे कैसे रह के, मतलब I was physically absolutely fine, but mentally I was absolutely broken. For 2 weeks I couldn't get up from my bed. मतलब I used to shiver. Just I used to shiver. ये मेरे साथ हुआ है, ये एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, till the time I met with sir. And I asked Sanjay sir, sir, as you diagnosed this within just couple of hours, like if you touched me and you said you are not finding it well, you could have given me medicines and asked me कि तुम 1 महीने बाद आओ,
देखेंगे, पर आपने नहीं किया वो चीज़. In front of my eye, you are the God right now. Whatever you will say, I'll just gonna follow that. You tell me where I should go and where I should do this. Then he suggested, then you go and meet with Dr. Hamid. And then I came to Sir. And for me, Sir is not just an oncologist. He is my motivator, my guide, my therapist. Absolutely, everything. Otherwise, शायद से मैं ये जंग कभी नहीं जीत पाती. सर ने जैसे जैसे मुझे बोले गए कि ये करो, ये करो, ये करना है, ये करना है, I just follow those paths. But on the first day when I went to him, I said one thing to him. मुझे इससे निकलना है और उसके लिए जो भी करना है I will do it. You just need to tell me what. And I asked him, give me a timeline कि इस टाइम के अंदर I'll be free from it. He said October. मैंने बोला तो अक्टूबर में हुआ फिर? Yes. अक्टूबर तक ही मेरा ट्रीटमेंट पूरा था. एंड देन ही सेड के ओके, बट तुमको एक प्रॉमिस करना है. तुम खुद की काम बरकरार रखोगे. तुम जैसे स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जाओगे. तुम परफॉर्मर हो, परफॉर्म करोगे, प्रैक्टिस करोगे. परफॉर्म की बात तब तक ना मेरे दिमाग में नहीं आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये जब डिटेक्शन हुआ उससे पहले जो भी शोज मैंने ऐसा मतलब साइन कर चुकी थी वो सब मैं फोन करके मना कर दिया था. बट मेरी कुछ फ्रेंड्स, वासिम, ही इज अ कुचिपुड़ी डांसर, एंड देवपूर्णा, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. दिस टू, दे वर लाइक माई बैकबोन. They were like, तुझे करना पड़ेगा. You have to get back to stage. कुछ नहीं होगा, सर से बात कर, कुछ भी हो, प्रैक्टिस जारी रख, हो जाएगा सब कुछ. Then I asked sir. सर ने कहा तुम प्रॉमिस करो, तुम सब कुछ करोगे. We will plan your chemo in such way that alternative 2 weeks में you will come for the chemo, and then आफ्टर दैट संडे आपको ब्रेक मिलेगा, मंडे से आप स्कूल ज्वाइन करोगे. जैसे भी आपको लगे कि योर बॉडी इज गेटिंग टायर्ड, यू नीड ब्रेक, स्टॉप देन एंड देयर, टेक ब्रेक एंड देन अगेन रिस्टार्ट. सो आई यूज्ड टू फॉलो एज इट इज. सो तो जैसे आपने कहा कि आपको कुछ फील हुआ, आप हॉस्पिटल गए, आपने डॉक्टर को पूछा, उन्होंने आपको बोला कि आप ये टेस्ट कराइए, आपने पैट स्कैन कराया. आफ्टर दैट व्हेन आई मेट विद सर, then sir suggested me few of the tests, and then he said कि मुझे तब पहले उसमें तो पता ही भी नहीं था मैं कौन से स्टेज में खड़ी हूँ, कहाँ पे है, तो क्या है. कौन से स्टेज में आपको निकला था जब आपको पता It's early second stage. अर्ली सेकंड स्टेज. Yes. तो जब आपको ये पता चला कि आपको सेकंड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जैसे आपने कहा कि आपने जीने की होप ही छोड़ दी, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? आप हॉस्पिटल अकेले आए थे, किसी को साथ लेकर? जिस दिन मेरा रिपोर्ट मुझे पता चला, उस दिन मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही आई थी हॉस्पिटल में. और उस दिन मेरे स्कूल में एक इवेंट भी था. मुझे स्कूल वालों ने मना किया था कि यू गो फॉर योर दिस थिंग, यू डोंट हैव टू कम. बट आई बिलीव इन कमिटमेंट. इफ माई स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, वॉट एवर इट इज, आई फर्स्ट स्टैंड. I'll make sure that they are performing, their performance is over, then everything. And that I did. After their performance, my husband used to work with me in the same school only. So both of us just ran to hospital, and then this happened. But I definitely want to mention this, the way my school stood beside me at that difficult time. That is something. My school director, I called him then and there after the report. I called him first. That sir, this is the thing. What will you gonna do right now? Will you kick me out from your school? I just asked him this because my mental health was like, I didn't know that what I was saying. I was talking, but I didn't call anyone, not even my father, not even my sister. First thing came to my mind that expensive treatment, how will I manage? Because I'm a person, I will never gonna seek help from anyone. I'm a self-dependent person. And secondly, that how will I maintain my work life?
व्हाट विल हैपन, मतलब मैं अभी बैठ जाऊंगी, मेरा करियर खत्म। तो मेरे स्कूल डायरेक्टर को मैंने फ़ोन किया, उनका नाम है कैप्टन रोहित सिंह बजाज। मैंने फ़ोन करके बोला, सर व्हाट इज इट, विल यू गोना थ्रो मी आउट? इट्स लाइक, थ्रो मी, आर यू किडिंग मी? यू विल कम टू स्कूल एवरी डे, कुछ नहीं हुआ, तुम पहले डॉक्टर के साथ मिलो, बात करो, सब कुछ करो, देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली, यू डोंट हैव टू थिंक। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वे स्कूल स्टूड बिसाइड मी, दैट्स इमेंस। ग्रेट सर, जैसे प्रोमा ने बोला कि इनको कोई पेन नहीं था, लम्प था बट पेन नहीं था, और स्टेज 2 में कैप्चर हुआ। तो लम्प भी 2 टाइप के होते हैं, एक पेनलेस और एक विद पेन, तो ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? देखो, कैंसर के जो लंप होते हैं दे टेंड टू बी पेनलेस यूजुअली, अनलेस उनके अंदर कोई इन्फेक्शन ना डेवलप हो जाए या वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और उनको स्पेस नहीं मिल पा रही है। तो इन जनरल कैंसर लंप्स आर पेनलेस। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लंप किसी ने फील किया बट सोचा सिम्टम तो हो नहीं रहा, पेन भी नहीं है, तो ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैंसर लंप यूजुअली पेनलेस ही होते हैं। तो सर ये कोई कैसे डिसाइड करे कि वाइल चेकिंग कि लंप है या नहीं है, या चेक करने की फ्रीक्वेंसी कुछ होती है कि महीने में 2 बार करना है, 10 दिन में 2 बार करना है? नहीं, देखो ऐसा बोलते हैं कि महीने में 1 बार कम से कम थॉरोली चेक करना चाहिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो बोलते हैं फीमेल्स को। कई सारे आई मीन वेदर दे आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, एनजीओज हैं, कई सारे लोग जो रन करते हैं रेगुलरली प्रोग्राम्स को। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, और किसी भी कैंसर के जैसे यूजुअली जितनी जल्दी आप पकड़ते हो उतने अच्छे तरीके से आप इसे ट्रीट कर सकते हो। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ईजी है, कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं करना, महीने में 1 बार रेगुलरली करना ही करना चाहिए सबको। पर मैं डेटा देख रहा था सर, उसमें ये था कि इंडिया में हर 100 में से 5-6 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर 10 में से 6 लोगों को होता है, बट वहाँ पे डेथ रेट इंडिया से कम है। डेथ रेट इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर का शायद हाईएस्ट है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो ऐसा है कि अब डेफिनेटली वेस्ट में इन जनरल सारे ही कैंसर थोड़े से ज़्यादा हैं, बट लेट मी टेल यू द ट्रेंड इज नाउ, ऐसा लग रहा है कि ये रिवर्सल थोड़ा शुरू हो गया है वहाँ पर। जबकि इंडिया में हम एक असेंडिंग जर्नी पे हैं अभी, आगे फ्यूचर में शायद आप और भी ज़्यादा देखें वो केसेस। देखिए वेस्ट में ये सेल्फ एग्जामिनेशन करना, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करना, तो ये सारे प्रोग्राम बहुत एक्टिव हैं। प्लस इन जनरल अवेयरनेस जो है कैंसर की वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज जो हम फेस करते हैं, हम यूजुअली बहुत लेट डायग्नोज करते हैं। पेशेंट जब तक आते हैं हमारे पास, अच्छा होता भी क्या है, वो पहले अपने पास में किसी के पास गए, किसी को दिखाया, किसी से बात किया, दे गए उसे मेडिसिन, कुछ नहीं हुआ, फिर वो और किसी के पास गए, उसने भी कुछ किया, फिर वो ऐसे जब तक प्रॉपर किसी सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आते हैं तब तक कई बार काफ़ी समय हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है, एक बहुत कॉमन फियर बना हुआ है कि लोग बायोप्सी से डरते हैं, इन्वेस्टिगेशन से डरते हैं, और कहीं ना कहीं कैंसर डेफिनेटली ऐसी बीमारी है जिसका आउटकम ट्रेडिशनली इतना अच्छा नहीं रहा है, हालांकि अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं, तो एक फियर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कभी डाउट भी हो तो आप उसे फेस नहीं करना चाहते हो, वो भी एक थोड़ी सी साइकोलॉजी होती है, अच्छा ठीक है मैं कराऊंगा, मतलब सभी तरह के। तो ये सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, फैसिलिटीज स्क्रीनिंग की बढ़ रही हैं, तो थोड़ा जल्दी डायग्नोस हो रही हैं चीज़ें। और लेट मी टेल यू, जितनी जल्दी आप पकड़ते जाओगे आपकी सक्सेस रेट उतनी अच्छी होती जाएगी। जैसे स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर में ऑलमोस्ट 90% लोग ठीक हो जाएंगे, बशर्ते प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, प्रॉपर टाइम भी ट्रीटमेंट लिया जाए। हाँ, जो सीक्वेंस है, क्योंकि आमतौर पर सेकेंड स्टेज जब भी होगा तो इट विल बी अ मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। उसमें दवाइयाँ भी होंगी, उसमें सर्जरी भी होगी, उसमें रेडिएशन भी होगा, और सब ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शनल कुछ है उसमें, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो हम जब बोलते हैं कि पूरा ट्रीटमेंट का मतलब पूरा ट्रीटमेंट, सभी जैसा जो भी प्लान बनाया गया उसको जल्दी पकड़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सर कैंसर में ऐसे आपने बताया ये सेकंड स्टेज का था, ऐसे कैंसर में कितने स्टेजेस होता है? देखो ऐसा है, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मोस्ट ऑफ द कैंसर्स को करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 तक जाते हैं। आप ऐसा समझिए 1 मतलब जो बिल्कुल ही एक ही जगह पर है, बहुत छोटा मास है। स्टेज 2 मतलब वो थोड़ा सा बड़ा लेकिन अपनी जगह पर ही है।
स्टेज 3 कि वो और बड़ा हुआ और आसपास के एरियाज में उसने जाना शुरू किया, बट नॉट डिस्टेंट, दूर नहीं गया अभी। और स्टेज 4 मतलब वो दूर उठ के चला गया, जैसे लंग का कैंसर मान लीजिए लिवर में चला गया, बोन्स में चला गया, इट बिकम स्टेज 4 ऐसे। वो स्टेज 3 स्टेज 4 पे fatality rate आप ऐसा समझिए कि इन जनरल क्लिनिकली हम बोलते हैं कि लोकल, जो बिल्कुल ही लोकल है, लोकली एडवांस्ड के मतलब आसपास के एरिया में जाने लगा है, बट अभी भी लोकल ही है, एक ही वाइड फील्ड में है। और दूसरा होता है डिसेमिनेटेड या मेटास्टेटिक डिसीज कि भाई अब तो और ऑर्गन्स में चला गया वो। तो सर जैसे आपने बताया लोग बायोप्सी से डरते हैं या कीमो से डरते हैं, इसलिए लोग चेक ही नहीं करवाते। यस यस। तो एक जो चीज़ मैंने पढ़ी कि कीमो से भी आपका कैंसर बॉडी में फैल सकता है या बायोप्सी से फैल सकता है, तो ये ट्रू है सर कि मिथ है? देखो कीमो से नहीं फैलता, बायोप्सी से रिलेटेड लोग जरूर पूछते रहते हैं। थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी वो ये होता है कि अच्छा एक निडल अंदर जाएगी, वो बाहर आएगा, है ना, एक ट्रैक्ट बन जाएगा, कुछ सेल्स हो सकता है वहां आ जाएं, बट देखो लार्जली दिस इज नॉट करेक्ट। रादर आप सिंपल सी बात समझिए, यदि आपको किसी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, आप कैसे लड़ने जाओगे उससे? ठीक है। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, ER, PR और HER2, ये 3 सबसे कॉमन है जिन्हें एनालाइज करते हैं। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा, आप अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी दवाइयां अच्छा काम करने वाली हैं, ये हार्मोन डिपेंडेंट है या नहीं है, HER2 पॉजिटिव है या नहीं है, टारगेटेड देना है या नहीं देना है? तो आपको तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना। बिना इंफॉर्मेशन आप कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए वो हम किसी दूसरे देश से लड़ाई करने चले जाएं तो हम डेफिनेटली एक एक चीज जानेंगे पहले कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या है, तभी तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। तो इट इज लाइक दैट। बिना बायोप्सी के कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकते हम लोग। सिर्फ 1-2 ब्लड कैंसर और इस तरह के हैं जहां सिर्फ ब्लड से काम चल जाता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बायोप्सी इज नीडेड। एंड ये फियर है कि वो फैलेगा, मे बी ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इससे नहीं डरना है। कैंसर में सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं जो लोगों के दिमाग में है? अरे बहुत सारे हैं। सबसे पहले यही बायोप्सी नहीं कराना है ना। दूसरा, मतलब कॉमन बात करें तो खाने पीने से रिलेटेड सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप, मतलब हमने तो इतना ज्यादा देखा है कि सबसे ज्यादा तो सुनते हैं शायद रिलेटेड टू शुगर, चीनी खाने से कैंसर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन यही था, पूछने वाला था कि लोग कहते हैं चीनी बंद करो तो कैंसर मर जाएगा। नहीं, पर आप भी तो मर जाओगे। सी, आप समझो बात को, यदि हम प्योर शुगर की बात करें, हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी कार्ब पेट में, तो वो शुगर के फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा, तब जाके बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो शुगर से डायबिटीज हो सकती है, शुगर से मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट हैं, वो अपनी जगह हैं, पर वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कैंसर सेल को अफेक्ट कर रही है। हर सेल को शुगर की जरूरत है किसी न किसी फॉर्म में। ये बात जरूर है कि कैंसर की सेल में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि आप उसे शुगर नहीं दोगे तो वो मर जाएगी। तो हमारी सेल्स को भी तो चाहिए, नॉर्मल सेल्स को। सिर्फ सर ने बोला कि लोग बायोप्सी से डरते हैं या कीमो से डरते हैं, तो जब आपको ये पता चला कि आपको कैंसर है, ये कंफर्म्ड हो गया, तो आपको डर लगा कि कीमो कराना है या नहीं कराना है लोगों से, या फिर लोग गूगल जाके कर लेते हैं कि क्या दवाई के क्या इश्यूज हैं? बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था, मतलब, और सर को मैंने जब ये चीज़ कहा कि सर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, सर मैं तो 1 महीना तुम्हें ये झेलना पड़ेगा, इधर से घुसाओ उधर से निकाल दो। आपने अभी जो वो शुगर वाला बात पूछा, मैंने जाके यही पूछा था कि मैं शुगर छोड़ दूं। मैं ऐसे ही शुगर नहीं लेती थी, बट ऐसे बोल रहे हैं कि राइस खाना बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। सर ने बोला नहीं, जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा तब तक तुम कुछ नहीं बंद करोगे। तो आई वाज लाइक ओके फाइन। तो सर ने मुझे जो भी कहा, आई मेंटेन दैट। एंड टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ फेसिंग कीमो, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, फेस तो मुझे करना था। और जैसे भी हो उसके साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा, मैंने सर से पूछा था क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। सर ने मुझे बोला था जो होगा तब देखा जाएगा, इतना सोचो मत। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट होता है, ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ ना हो। जितना आप सोचोगे इस बारे में उतना तुम खुद उस चीज के अंदर घुसते जाओगे। सो इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट इट, वी विल जस्ट गो विद द फ्लो। तो इसमें मैं एक चीज डेफिनेटली मेंशन करना चाहती हूँ। 4th केमो के बाद जब मेरा मेडिसिन चेंज हो गया तो मैंने सर को पूछा कि सर अभी मेडिसिन चेंज हो गया है, अभी तक 4th तक मुझे
सच में बोल रही हूँ, उतना कुछ नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ा सा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और दैट टू कीमो के जस्ट 2-3 दिन लेने की 2-3 दिन बाद तक, बस उसके बाद से नॉर्मल, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी हो जाती थी कि मैं ध्यान नहीं देती थी। और बट 5th केमो के टाइम जब खत्म हो गया, मैंने सर को पूछा, सर क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? तो सर ने मुझे कहा कुछ नहीं सर, एक्चुअली मुझे कुछ बोलते नहीं थे कि साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। तो मैंने बोला कुछ नहीं। बोला हाँ नहीं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा लेग पेन हो सकता है, बट अब तक तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, आई एम 80% श्योर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ओके फाइन, मैं डांस करते हुए मैं घर चली गई। और उसके 3 दिन बाद से शुरू हुआ लेग पेन। बेसिकली 5th केमो जो होता है उसके बाद से जो मेडिसिन चेंज हो गया था, वो नर्वस सिस्टम को हिट करता है, एंड दैट वाज वेरी पेनफुल लाइक एनीथिंग आई कांट एक्सप्लेन। मैंने सर को फोन करके बोला, सर आपने बोला था कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा? बोला ठीक है, मेडिसिन दे रही हूँ, तुम मेडिसिन लो, ठीक हो जाओगे। या आई टुक दैट हेल्प फ्रॉम सर, एंड या पेन तो था, पेन हुआ था, बट उसको मतलब तब ना मुझे ऐसे फील होता था पैर को मैं टाई करके रखूं। तो मैं क्या करती थी, मैं घुंघरू से टाई करती थी। तो घुंघरू का एक वेट होता था, तो उस मैं कुछ ना हो मैं तत्काल प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी, अगर उससे पेन को थोड़ा सा रिलीफ मिले। मे भी मिलता था मेंटली, मुझे लगता था हाँ मुझे रिलीफ मिलता है, बट वो टाई करने के लिए मुझे बहुत आराम मिलता था। बट हाँ, केमो के टाइम जो चीज होता था, सर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि हेयर लॉस होगा। दैट इज समथिंग विच यू कांट डिनाई, ये तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। तुम्हारे स्किन डार्कनिंग हो सकता है, बट आई वुड बी एवर ग्रेटफुल टू सर। Sir took that thing and sir said कि I'll take care of it. And second कीमो के बाद से सर ने मुझे एक सैशे दे दिया था, which helped me to you know stop that darkening thing. मतलब हुआ ही नहीं, ऊपर से मेरा स्किन इतना बेहतर हो गया था कि my friend used to ask कि what are you doing? And really that is something. But problems था, हुआ था, but उसको मैं खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसको लेके मैं ज्यादा सोची नहीं कभी भी। सर ने जैसे मुझे बोलते गए कि ऐसे ऐसे करो, मैं ऐसे ऐसे करती गई बस। आपने घर आके कभी गूगल भी नहीं करा कि क्या इशू हो सकते हैं या फिर क्या? शुरू में जब मैंने सर से मिला भी नहीं था, तब मैंने गूगल किया था। तो गूगल करने के बाद मुझे पता, जब मैंने बोला कि अरे अभी जो कैंसर हुआ है, कैंसर हुआ है, ये गूगल में लिखोगे तो दिखाएगा कि बस हो गया तुम्हारा नया पार। तो मैंने बोला गया, तो फिर बट मैं ना तब ऐसी हालत में भी पहुंच गई थी, बिकॉज माई फैमिली इज बेसिकली फ्रॉम कोलकाता। तो आई वॉज थिंकिंग टू शिफ्ट बैक टू कोलकाता एंड कंप्लीट माई होल ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर। So my sister, she is a doctor, pediatrician there, Dr. Mukul Banerjee. She said, ये गलती तू नहीं करेगी, तू यहाँ पे नहीं आएगी, तू इंडिया की बेस्ट जगह पे है ट्रीटमेंट की, यू विल डू योर ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर। एंड देन आई केम टू सर, दैट्स इट। जैसे हैविंग सेड दैट, आपने बोला कि आप कथक परफॉर्मर हो, टीचर भी हो, कथक ही सिखाते हो? कथक एंड इंडियन कंटेम्प्रेरी बोथ। तो कथक के आपने शोज भी कर रखे थे? हाँ. जो आपके थे, हाँ. या आपके स्टूडेंट्स के भी? हाँ. तो वो आपने कैसे मैनेज करा इसके ट्रीटमेंट के दौरान? परफॉर्मेंस प्रैक्टिस के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर मुझे लगता था कि हाँ मैं थोड़ा सा थक रही हूँ, मुझे थोड़ा सा डिजी लग रहा है, तो मैं बैठ जाती थी। रेस्ट लेके मैं फिर से आई यूज्ड टू स्टार्ट, मतलब आई यूज्ड टू टेक इमेंस अमाउंट ऑफ वाटर। सर ने मुझे कहा था पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, जो मैं पीती बिल्कुल भी नहीं थी, अभी भी कम हो चुका है थोड़ा सा पीना, बट या आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो उसके बाद रिहर्सल करती रहती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो मेरा जो फर्स्ट शो था केमो के, सेकेंड केमो के बाद टाइमेक्स का शो था, तो दैट शो वाज ऑल अबाउट ग्लैमर।
टाइमिक्स का फैशन शो, तो वहां पे परफॉर्म करना इट इज समथिंग। तो क्या हुआ, मैं परफॉर्मेंस के लिए आई वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब फिट। बट शो के पहले वाला दिन मेरा सारे बाल झड़ गए, सारे एंड दैट वाज द मोस्ट हार्ड टाइम, मतलब हार्डेस्ट टाइम आई मस्ट से। मैंने ना, मतलब मैं ऐसे करती थी और पूरा निकल के आता था, और मैं ना थक चुकी थी, और मैं तब मेरे हस्बैंड और देबू को बोल रही थी कि बस इसको हटा दे, आई कांट टेक दैट पेन बिकॉज दो स्पोर्ट्स यूज टू पेन लाइक एनीथिंग। मैंने सर को फोन किया, सर ने बोला तुम नहीं ले पाओगे, उसको हटा दो हटा दो। मैंने बोला सर कल मेरा शो है, मतलब विग पहन के करो, कुछ भी करके करो, तो देख लो, नो प्रॉब्लम। तो मैं ना जब शेव ऑफ किया, शेव ऑफ करने के बाद मैंने बोला कि चलो देन लेट्स बाय द विग। तो विग पहन के इससे पहले मैंने कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा। आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट कि मैं चक्कर लेते हुए खुल जाए तो क्या होगा। आई वॉज जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो मैंने वासिम से पूछा, तो वासिम ने कहा कि यू डू वन थिंग, एज कथक हैज डिफरेंट यू नो वैरायटी, सो यू टेक सूफियाना and use their the bandana thing, मतलब जो सूफी में जैसे बांधने का होता है वैसे करके बांधो और वैसे करके परफॉर्म करो, खुद की स्टेप को थोड़ा सा उधर सूफी टाइप कर लो। मैंने बोला ठीक है। मैं उसको इस दिमाग में रखते हुए कोरियोग्राफी थोड़ा सा चेंज किया एंड परफॉर्म करने लगी। परफॉर्म करते करते बीच मिड ऑफ द परफॉर्मेंस माय दैट बंदना स्टार्टेड कमिंग ऑफ and I was like I am not ready for it। मैं घूमते हुए बाहर निकल गई, और निकल के मतलब मैं तब अंदर से टूट रही थी, मतलब लाइक चीख रही थी, मुझे मन कर रहा था मैं चीखूं और बोलूं क्यों क्यों इतना क्यों। देन मुझे लगा कि छोड़ दो, ये लोग है स्टेज में, ये लोग खत्म कर लेंगे पूरा परफॉर्मेंस। बट देन आई फील कि अगर मैं आज वापस नहीं गई ना, मैं और कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। मुझे जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मैं कुछ भी हालत में वो बंधना फिर से टाई किया, कुछ भी करके, और जैसे मैंने जैसे तैसे टाइट किया, और मुझे पता था कि इस बार ही खुलेगा नहीं। और देन आई टुक फास्ट, इवन मोर फास्टर चक्कर एंड डिड द एंट्री, एंड माय फ्रेंड्स वर आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू बी बैक ऑन स्टेज। And then the performance which I gave, there I put more energy than which I did it earlier. And then वो जब खत्म हुआ ना, I was feeling so satisfied कि मैं हार नहीं मानी। और उसी दिन उस स्टेज पे खड़े होके मैंने खुद से प्रॉमिस किया था मैं लास्ट तक हार नहीं मानूंगी। That has paid off. Yes, that kept me going actually। जैसे आप कथक डांसर, अब कितने टाइम से हो गया आप कथक आप प्रैक्टिस कर रहे हो? Almost 20 years। तो बालों का सिग्निफिकेंट रहता है कि बाल लंबे होते हैं जब स्पिन लेते हो? स्पिन के साथ नहीं, एक्चुअली बीइंग अ क्लासिकल डांसर देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेंटेन। लाइक हम लोगों का इधर आप एक चोटी बना लो, और नहीं ब्रेड्स बना लो, नहीं तो एक बांध बना लो जिसमें गजरा लगना होता है, ऐसे। बट अभी कथक भी बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है, कंटेम्प्रेरी के साथ पंच करके वी आर मेकिंग परफॉर्मेंसेस, वी आर choreographing different you know pieces, but there you can do whatever you feel like। But if you are traditionally performing Kathak on stage with your costume, with your घुंघरू on, then you definitely have to maintain some decorum, and that is। तो वहाँ आपको दिक्कत हुई थी जब बाल चढ़ते थे, और जब बाल चढ़ रहे थे आपने बताया आपको पेन हो रहा था जब आप हाथ लगा रहे थे? हाँ, पोर्स में बहुत पेन होता है? बहुत बहुत। दिस इज समथिंग न्यू। मतलब लाइक बाल जब झड़ रहे थे ना, मतलब झड़ के वो दूसरे बालों के साथ ना अटक रहा था, और वो और भी ज्यादा पेनफुल हो रहा था। मतलब मेरे घर में ना चारों ओर से बाल और बाल और बाल, मैं जहां जा रही थी वहां पे मतलब इट वाज रियली डिफिकल्ट, एंड पोर्स बहुत पेन कर रहे थे। एंड देन व्हेन आई शेव्ड इट ऑफ I was like, oh God, that's such a relief, seriously। But
the whole feeling was very painful because being a Kathak performer or an artist, you know, you always prefer to look yourself perfect, tip top. और मैं हमेशा ही वैसे रहना पसंद करती थी, और जब ये मेरे साथ हुआ ना, I was like, I am not ready to face myself in front of the mirror. But उसके बाद I was like, क्या है? This is a new look. So I always, whenever with times my looks changed, with that I flunked with that. So it's okay. I'm happy. ठीक है. सर यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे रोमा का जो लाइफस्टाइल है बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं, स्कूल जाना है, एक पर्टिकुलर डाइट पे हैं, डांस भी कर रही है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, तो प्रोमो को ही क्यों हुआ, या ये किसी को भी हो सकता है? देखो बहुत सारे फैक्टर हैं। अब ऐसे तो बिल्कुल 3-3, 4-4 महीने के बच्चों में भी कैंसर होते हैं। सीरियसली? यस यस यस, दे कैन बी। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी केस थे जहाँ फीटस को ही पेट में तब भी ट्यूमर डिटेक्ट किया गया, सर्जरी भी हुई। कैंसर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हम बोले कि कोई स्विच है ये ऑन होगा तभी होगा। इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। हमारी जीन्स हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं, लाइफ स्टाइल अपना रोल प्ले करती है। इट इज़ जैसे कि हम रोड पे जा रहे हैं एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स बट स्टिल समबडी कैन गेट एक्सीडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मे बी अभी कुछ और ऐसे फैक्टर हैं जो शायद आज की डेट में हम नहीं जानते। मे बी आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद वी माइट बी नोइंग, बट एज ऑफ नाउ 100% कुछ भी हम बोले कि यही करेगा ऐसा नहीं है। अब जैसे सर्वाइकल कैंसर है, 80-90% वी नो इट इज़ बिकॉज ऑफ ए वायरस, बट इन 10% इट इज़ नॉट। लंग कैंसर में हम लोग इतना बोलते हैं स्मोकिंग एंड अदर थिंग्स, बट आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नॉन स्मोकर हैं, बहुत ही मतलब कोई एक्सपोजर नहीं है, इवन देन दे आर डेवलपिंग कैंसर। तो 100% जीरो डाउन नहीं कर सकते हम किसी फैक्टर को, बट हाँ ये जो आपने चीज़ बोली ये इंपॉर्टेंट है। हम जो रिस्क है उसको कम जरूर कर सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल, चाहे हम बोलें जैसे आपने बोला कि ऑलरेडी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, शी इज़ वेरी एक्टिव, सीडेंटरी लाइफ है, वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर हो जाती है। तो बिकॉज मेटाबॉलिज्म ऑल्टर करती है वो, हमारा बॉडी की इम्यूनिटी अंदर से वीक होने लगती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक सेल एबनॉर्मल हुई, तो देखिए सेल डिवीजन हर मिनट हर सेकंड शरीर में हो रहा है, और मिलियन सेल्स आर कंटिन्यूसली इन द डिवाइडिंग प्रोसेस, और कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है इतनी बड़ी प्रोसेस में। बट हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट होता है, वो उन छोटे चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज कर देता है और वहीं की भी उन्हें हटा देता है। अब मान लीजिए वो इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो डेफिनेटली कुछ चांसेस हैं कि वो एस्केप कर जाएंगी, और ये चांसेस कि वो ग्रो कर गए, दैट इज देयर। इन सब चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, चाहे हम अपने वेट को कंट्रोल करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, खाना जितना नेचुरल होगा, जितना कम प्रोसेस्ड होगा उतना अच्छा है, एक्सरसाइज है रेगुलर जो भी वैक्सीनेशन बोला गया वो सब कर रहे हैं। तो इन सब से आप वो चांसेस कम कर सकते हो कि आपको कैंसर होगा। और दूसरा, यदि हो रहा है तो हम जितनी जल्दी पकड़ सकते हो उतनी जल्दी पकड़ पाएंगे। सर आजकल हम अपने घर में ऐसा क्या चीज़ मतलब नोइंगली या अननोइंगली यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें कैंसर हो सकता है और हमें वो यूज़ नहीं करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें, इवन जो छोटे डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स हैं, आपने सुना होगा, ऑफिस में चलते हैं चाय पीने के लिए। यस नैनो प्लास्टिक। घर पे जब हम बेसिकली देखो क्या है कि हर चीज़ का इस्तेमाल का एक तरीका है। अब यदि हम उसे रिकमेंडेड से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और किए ही जा रहे हैं, देन इट कैन बी हार्मफुल। जैसे प्लास्टिक कप है, कभी कभार कोई यूज़ करता है दैट्स ऑल ओके। फूड ग्रेड प्लास्टिक भी हमेशा सेफ नहीं होने वाली है। बार बार आप रीहीट और करते जाओगे तो कहीं ना कहीं तो उसकी लाइनिंग में कुछ चेंजेस आने लगेंगे। छोटी पतली प्लास्टिक होती है जिसके कई बार कप्स होते हैं, या जैसे वो हम रेस्टोरेंट में जो कभी मंगाते हैं तो ब्लैक कलर का प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल, क्योंकि जब आप उन्हें हीट करते हो तो वो प्लास्टिक है, कुछ केमिकल्स, एरोमेटिक केमिकल्स उसमें से निकलेंगे, खाने में मिक्स होंगे। तो कभी कभी के लिए तो ठीक है, बॉडी हैड दैट कैपेसिटी, सब न्यूट्रलाइज कर देती है, बट इफ इट इज ऑन ए रेगुलर बेसिस इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हार्म यू। नैनो प्लास्टिक्स हम लोग इतना सुनते रहते हैं आजकल, प्लास्टिक के इतने छोटे छोटे पार्टिकल लगातार हम इंजेस्ट किए जा रहे हैं उनको। तो ये तो घर में है। जैसे हम नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, अब मान लीजिए वो नॉन स्टिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डैमेज हो रहा है, स्क्रैचेस लग रहे हैं,
फिर भी हम यूज़ किए जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस समस्या को और बढ़ा रहे हैं, बिकॉज अब तो वो अंदर की कवरिंग एक्सपोज्ड है। सो ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं। सर जो प्लास्टिक आता है इसमें लिखा होता है BPA फ्री, यस, तो वो भी हार्मफुल है या फिर No, वो no. यूज कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं। BPA इज़ वन केमिकल विच इज़ प्रूवन कार्सिनोजेनिक की लिस्ट में डाला गया है, बट देर आर मल्टीपल केमिकल्स। और जैसे बोला जाता है कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए, माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए। देखो वही बात है ना, हम माइक्रोवेव यदि आप सेरामिक में कर रहे हो स्टिल ओके, प्लास्टिक में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फूड ग्रेड प्लास्टिक कभी कभी करेंगे, वहां तक ठीक है, बट ऑन ए रेगुलर बेसिस वी आर डूइंग, इट्स नॉट करेक्ट। आप कांच के यूटेंसिल यूज करो, सिरामिक यूज करो, स्टील यूज करो, बिकॉज ये क्या है ना, इंटरेक्ट नहीं करते फूड से। प्लास्टिक तो बहुत जल्दी इंटरेक्ट करेगी। जो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं, जैसे नॉन BPA फ्री है, जो हार्ड प्लास्टिक आती हैं, कई बार माइक्रोवेव हम लेते हैं उसके साथ में कंटेनर आते हैं, वो भी जैसे बोला गया है उसी हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, और हम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। बट यदि बहुत फ्रीक्वेंट कर रहे हैं और या वो डैमेज होने लगे, हम फिर भी यूज़ कर रहे हैं, तो इन ए वे दे शुड नॉट बी यूज, दे कैन बी हार्मफुल। तो दीज आर थिंग्स कॉमनली जो हम पता ही नहीं होता और हम कर रहे होते हैं। सर डेली लाइफ में ऑब्वियसली जब कोई ऑफिस जा रहा है, वो दिन की 2 बार चाय पी रहा है, तो नॉर्मली वो प्लास्टिक कप्स में ही पी रहा होता है। देखो अब जैसे यदि आप ऑफिस में हैं तो बेस्ट इज यू कैन यूज दीज टाइप ऑफ कप्स, ठीक है, दीज आर सेफ। वो जो पतले प्लास्टिक के डिस्पोजेबल होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। पेपर कप्स में भी अंदर प्लास्टिक की लेयर होती है, क्योंकि पेपर तो उसे होल्ड नहीं कर सकता, अंदर एक प्लास्टिक की लेयर होगी बिल्कुल पतली सी। अब हम गर्म चाय रख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिजोल्व होके आएगा, और वो कहाँ जाएगा, हमारे अंदर जा रहा है। सो इन ए वे हम अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। तो सर अभी ऐसा कुछ मतलब हो सकता है अभी ना हो, अभी एक और बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आने वाले टाइम पे AI से या सॉफ्टवेयर की मदद से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस इंसान को ये कैंसर हो सकता है डाउन द लाइन 10 ईयर में, 15 साल में, 20 साल में? पॉसिबल है। देखो अभी तक का जो डेटा है वो ये बोलता है हर 9 में से 1 को तो होने वाला है। सो इफ यू नो एनी 9 or 10% randomly, one of them will go get cancer in their lifetime, और ये बढ़ेगा। WHO भी ये बोलता है कि हो सकता है ये फिगर अगले 20 सालों में 1 in 7 तक चला जाए। 1 in 7? जैसे सर ये मैं डेटा एक स्टडी कर रहा था, उसमें ये है कि इंडिया शायद अभी 2nd या 3rd नंबर पे आता है। बिकॉज पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन इज ह्यूज। यस। और जहाँ पे आपने एक भी बोला कि लाइफस्टाइल से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तभी लाइफस्टाइल का ही रीज़न है कि अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा है और रूरल में नहीं है, ना के बराबर है। नहीं ऐसा नहीं है कि ना के बराबर है, वहाँ भी इंसिडेंस बढ़ रही है। हाँ, रीज़न उसका ये हो सकता है कि जो हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें जो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए थी, अर्बन आर मोर एक्सपोज टू देम, जल्दी एक्सपोजर हुआ, धीरे धीरे वो रूरल एरियाज़ में पहुँचे। अब जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, है ना, हम शुगर की बात करते हैं, वी ऑल नो शुगर इज़ हार्मफुल। सी 100 ml ऑफ एनी, जो भी आप कोक लेते हैं, पेप्सी लेते हैं, जो भी लेते हैं, लगभग 10 से 11 ग्राम शुगर उसमें होती है हर 100 ml में। मतलब 300 ग्राम का एक केन आपने बिना सोचे समझे 6 चम्मच चीनी ले लिया। दिस इज, एंड मैनी टाइम वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज देम, ठीक है। अब नॉर्मली कोई भी चीज़ आती है, बाहर से आती है, तो शुरुआत अर्बन एरिया से ही होती है, तो यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा पड़ा, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, है ना। अब प्रोसेस्ड फूड मल्टीपल टाइम रीहीट करके मिल रहा है, इट इज़ नॉट हेल्दी, है ना। अब जैसे बच्चों को देखो, अब जंक और चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है रादर देन जो हेल्दी हैं। अब फूड्स जैसे हम देते हैं वो पोर्शन कम होते जा रहे हैं। रूरल एरिया में स्टिल वो अभी उतना शायद नहीं पहुंचा है जो मुझे लगता है, एंड दैट इज़ द रीज़न स्टिल वहाँ पे थोड़ा कम इंसिडेंस है। बट जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो शायद वहाँ भी इंसिडेंस तो बढ़ेगी। सर डू यू ऑल्सो थिंक कि जो सिटीज़ के अंदर जो लड़कियाँ, जो पॉपुलेशन है वो सब पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियाँ लड़कों से आगे ही निकल रही हैं इनफैक्ट, तो जो उनका वर्किंग लाइफस्टाइल है या ऑफिस जाना है, उसकी वजह से उनकी शादी डिले होती है या डिले करते हैं या बेबीज डिले होके होते हैं, तो वो भी एक रीज़न देखो अब सोशल फैक्टर्स तो अपनी जगह हैं, उनको तो हम नहीं बोल सकते, इन ए वे दे आर बीइंग एजुकेटेड इज़ ए गुड थिंग। बट हाँ, ये जो दूसरी बात आती है कि लेट मैरिजेस एंड लेट बेबीज, और तो कहीं ना कहीं जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर इज़ ए हार्मोन डिपेंडेंट थिंग,
प्रेगनेंसी में उस हार्मोन से ब्रेक मिलता है। तो प्रेगनेंसीज आर सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को, और यही रीज़न है कि वेस्ट में स्टिल ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि प्रेगनेंसीज लेट हो रही हैं, कम हो रही हैं इन कंपैरिजन टू ऑल दोज टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जैसे अफ्रीकन या मिडिल ईस्ट जहाँ मल्टीपल प्रेगनेंसीज आर देयर, इट्स कॉमन, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस रिलेटिवली कम है। प्रेगनेंसी इज सपोज टू बी ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव थिंग, बट हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज मल्टीपल प्रेगनेंसीज और ये जैसे ज़्यादा बच्चे होना, जल्दी बच्चे होना, वो सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो सेम फैक्टर इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल ईच एंड एवरीवेयर। तो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ हो सकती है, बट वो हर कॉन्टेक्स्ट में हो ऐसा नहीं है। सर इस पे एक क्वेश्चन और था मेरा, ये था कि जब अर्बन सिटीज़ के अंदर लेट मैरिज भी या लेट बेबीज, फिर मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, तो मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही, तो उसके ना कराने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है या फिर ब्रेस्ट फीड से कैंसर का रिस्क कम होता है? देखो, इन जनरल जो रिकमेंडेशन है या सभी जो बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एक्चुअली गुड बोथ फॉर मदर एंड फॉर बेबी, स्पेसिफिकली कैंसर के लिए बोले हैं तो वो उतना एप्लीकेबल नहीं है। इन जनरल बेबी के लिए अच्छा है, मदर के लिए अच्छा है, दैट इज़ ओके। कैंसर के लिए उतना नहीं बोल सकते कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये रिस्क फैक्टर को कम करता है अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो? अनलाइकली, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड थिंग, सो वी शुड प्रमोट दैट। सर यहीं पे प्रोमो का केस लेते, जैसे मैम को सेकंड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था और वो ठीक हो गया, तो आगे जाके, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर में भी शायद ट्रांसफर होता है या फिर उसमें कुछ इशू होते हैं? ट्रांसफर नहीं होता है, वो दोनों हार्मोन डिपेंडेंट हैं, दोनों कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। तो यदि मान लीजिए किसी को जेनेटिकली ऐसा है कि परिवार में बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग, तो ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। दूसरा, जैसे हम बात करें एक और, जैसे हम प्रोमा से रिलेटेड बात करें, तो इन ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली जो सबसे कॉमन एज ग्रुप है वो 40 to 60 है, बट यंगर पॉपुलेशन में भी हम लोग अब देख रहे हैं लगातार बढ़ते हुए केसेस 20s में, 30s में। यहाँ पे हमारी कंसर्न थोड़ी सी और बढ़ जाती है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी है ना, तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इन सब के रिलेटेड भी जब हम ट्रीटमेंट को प्लान कर रहे होते हैं तब हमें सब ध्यान रखना पड़ता है। सी मे बी कि अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है एंड वी वांट ए किड आफ्टरवर्ड्स। अच्छी बात यह है कि ये सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई लेटेस्ट से कोई लेडी है 30 की है, शी गॉट ब्रेस्ट कैंसर एंड शी नो कि कीमोथेरेपी एक्सपोजर होगा और ये आगे जाके हो सकता है फर्टिलिटी को इम्पेयर करे। अभी शादी नहीं हुई या बच्चे नहीं हुए एंड वो कहते हैं कि नहीं हमें करना है, तो क्या होता है कई बार वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। बट सिंपल बात है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, हर चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो। तो जो भी मन में चीज़ें हैं, मैंने हमेशा प्रोमा को ही बोला कि जो भी फियर हैं आप बोलो तो हम बताएंगे क्या करना है, रास्ता कैसे निकलना है, देयर इज अ वे आउट एवरीथिंग। बट ओपन होके आप जो भी कंसर्न है वो बताएं, सिर्फ एक ही चीज़ से रुके नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपने प्रोमा के साथ ही वो सब चीज़ें शेड्यूल करी होंगी कि आगे जाके फिर प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज ना आए। यस यस यस। और सर ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैं देखा है कि जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, वो लेडीज दे आर टेंड टू फियर इन गिविंग ब्रेस्ट फीड टू हर बेबीज, कि उनमें गलती से ना हो जाए कभी। नहीं, देखो ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ उसके बाद प्रेगनेंसी होगी तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा डिले हो ही चुका होगा और उस वक्त पे ब्रेस्ट कैंसर होगा नहीं। दूसरी बात, कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है कि वो मदर से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए। कैंसर ट्रांसमिसिबल नहीं होता, तो साथ में खेलने से, साथ में रहने से, खाना शेयर करने से, वर्किंग स्पेस शेयर करने से, इन सब से कैंसर नहीं फैलता। ये चांसेस हैं कि अगर फादर या मदर या फिर किसी को घर में हिस्ट्री है कैंसर की, तो यंगर जनरेशन में आ सकता है कैंसर? यस डेफिनेटली, कुछ परसेंट है बट बहुत कम परसेंट है जो हम बोलें कि ये जेनेटिक फैक्टरों से ही हो रहा है, तो उसमें चांस बढ़ जाते हैं। यस, मान लीजिए कि फैमिली में मदर को या सिस्टर को, बड़ी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये चांसेस कि उनकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कैंसर होगा, चाहे वो ब्रेस्ट का या ओवरी का, चांसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। बट एक्सक्लूसिवली नहीं है वो कि होगा ही होगा। कुछ म्यूटेशन हैं, अब तो जेनेटिक टेस्टिंग हम लोग करा लेते हैं, कुछ म्यूटेशंस हैं जो फैमिलीज में चलते हैं, यदि वो हैं तो बहुत रिस्क बढ़ जाती है। जैसे आप सबसे कॉमन है, आपने सुना होगा BRCA1 और BRCA2। तो यस,
तो वो है, हमें पता है कि आगे जाके 50-60% से भी कई बार ज़्यादा रिस्क होती है कि होगा ही होगा. सो बट देन इन दैट केस यू कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. तो प्रोमो से पूछना, आपने टोटल कितने कीमोथेरेपीज या रेडियोथेरेपीज किए? मेरा 8 केमोथेरेपीज हुआ था, उसके बाद लम्पेक्टोमी हुआ था, उसके बाद 20 रेडिएशंस हुआ था, जिसमें से 15 पूरा मेरा राइट ब्रेस्ट एरिया को लोकेट करके हुआ था और 5 टारगेटेड था, जहाँ पे लंप हुआ था वहाँ पे टारगेट. तो ये जो आपने बताया अभी, आपके कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ, इसमें क्या डिफरेंस और किसमें सबसे ज़्यादा आपको इश्यूज या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस पेन, अल से पेन बोलो, थोड़ा बहुत जो भी दिक्कत हुआ वो केमो के टाइम ही हुआ है. हाँ, केमोस के टाइम ही हुआ था. और रेडिएशन के टाइम पे रेडिएशन के टाइम पे उतना मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ था, क्योंकि अगेन आई वाज वर्किंग थ्रू आउट और मेरा रेडिएशन स्केड्यूल होता था आफ्टर स्कूल. तो मैं स्कूल से डायरेक्ट बत्रा पहुँचती थी. वहाँ पे पहुँच के मेरा 6 बजे टाइम होता था, ना 5:30 बजे. 5:30 बजे से मेरा 10 मिनट्स 15 मिनट्स का होता था रेडिएशन. ख़त्म होने के बाद मैं घर आ जाती थी. और मेरा जिस दिन लास्ट रेडिएशन था उसके जस्ट नेक्स्ट दिन मेरा निमराना में 50 मिनट का सोलो था. 50 मिनट का सोलो अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस मैंने कर चुकी थी तो उसमें 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट ऐसे स्टेज था. बट दिस वॉज द मोस्ट ह्यूज time which has been allocated to me. And Nimrana itself is such a huge platform for all the artists. Like you have to be that good to be there. और वहाँ पे जाके मुझे उस टाइम पे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं ना बोलूं, मुझे तो करना तो था ही. तो मेरा जिस दिन फर्स्ट रेडिएशन स्टार्ट हुआ मैंने डॉक्टर रितेश से पूछा, ही वाज माय रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, कि सर प्लीज़ गाइड मी, क्योंकि मुझे पता नहीं है रेडिएशन में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होगा, मुझे क्या कुछ थकावट टाइप कुछ होगा. उन्होंने कहा उतना सोचो मत. सर ऑल्सो सेड द सेम थिंग, उतना सोचो मत, उतना कुछ भी नहीं होता है. हाँ, स्किन थोड़ा सा रफ हो सकता है, इट्स फाइन, इट विल बी फाइन विद द टाइम. और तुम्हारे प्रैक्टिस जारी रखो, क्योंकि सर को मैंने कहा कि 50 मिनट के लिए खुद को रेडी करना है, इट्स समथिंग. और मैं बहुत डाउटफुल थी कि सोलो इतने टाइम बाद इतना बड़ा एक ट्रीटमेंट ख़त्म करके करना कैसे होगा, मुझे सच में पता नहीं था. बट सर ने मुझे कहा कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ऑन एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर स्टेमिना. उस पर काम करो, करते करते ठीक हो जाएगा. तो फर्स्ट इनिशियल 2-3 डेज तो मैं 2 मिनट 3 मिनट नाचने के बाद ये हो जाएगा मैं नहीं खींच पाऊँगी फॉर 15 मिनट्स. बट देन आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस करते 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 50 मिनट कुछ नहीं है. सर ने बताया, सर ने हमको एडवाइस किया था जब थकने लगो आप बैठो रेस्ट करो. हाँ. पर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वो ऑप्शन है नहीं आपको. नहीं, वो आपने प्रैक्टिस से ओवरकम करो. डेफिनेटली प्रैक्टिस से ओवरकम किया. और मैंने पूरा कोरियोग्राफी ऐसे डिज़ाइन किया था, क्योंकि एक सोलो परफॉर्मेंस फॉर 50 मिनट्स कंटिन्यू विल बी हेवियर फॉर एन ऑडियंस. तो उस एस्पेक्ट से भी मुझे सोचना पड़ा. सो आई डिवाइडेड माई परफॉर्मेंस इनटू 4 डिफरेंट आइटम्स. सो फर्स्ट वाला आइटम 15 मिनट्स का था, उसके बाद और एक 15 मिनट्स का था, और एक 20 मिनट्स का था. ऐसे करके मेरा हर एक परफॉर्मेंस था, डिफरेंट वैरायटी इसका था. और ड्रेस चेंज भी था, ऑफ कोर्स. तो आई said कि after every performance I'll take 1 minute where the person, my husband, was anchoring. So he did all the narration about my next performance, and quickly I used to go and change and have a sip of water, and then I used to get back to stage. So that's how I performed there. And post performance, when he said that she has been undergoing this treatment, yesterday was her last radiation, they were like, no,
ये नहीं हो सकता. And I was like, no, this is me. I'm standing in front of you. I want to set an example, and that's how I am performing. And तो जैसा आपने कहा कि लोगों ने माना ही नहीं कि आपको कभी कैंसर डिटेक्ट भी हुआ है, तो उस टाइम पे बुरा लगा या फिर बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता? एज आई सेड, मैं ऑलवेज टिप टॉप रहना पसंद करती थी. मुझे देख के लोग समझते नहीं थे. हाँ, बीइंग एन परफॉर्मर, मुझे मेकअप करना, खुद को रेडी रखना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है. तो मैं ऐसे उस टाइम पे भी जब मेरा हेयर लॉस हो गया, मैं विग ऐसे पहनती थी, लोगों को लगता था आई गॉट अ न्यू हेयर कट. तो ठीक है, मैं जहाँ पे भी जाती थी, बेड मेरा ऐसे भी हुआ है, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगा था. एज आई सेड, माय स्कूल स्टूड बाय मी लाइक रॉक सॉलिड. बट होता है ना, कहीं अच्छा है तो कुछ तो अच्छा है बुरा लेके चलना पड़ता है. तो देयर वर पीपल हु टॉक्ड अबाउट इट दैट आई एम फेकिंग. इनिशियली जब मैं ये सुनने को आया, आई वाज लाइक, कैसे बोल सकता है यार. एक बार come to my place and understand how I am tackling the whole thing, the pain, the treatment, that scare, that fear in my mind that I am going through this, and at the same time I'm taking classes, I am going for my performances, I'm doing everything. तो मैंने सर को आके कहा कि सर ऐसे कहा. सर said, तो good ना? good. And as I said, he's my therapist. I mean, good, how come you're saying good? Well, so take it positively. Like, you can do it. People can't do this. They can't think. That's how they are saying that you're faking. So take it positively. And embrace it. I said, yeah, okay, bye. तो एक्चुअली हुआ भी है ना कि आपने खुद नहीं माना कि आपको कैंसर, मैं एक टाइम पे भूल जाती थी. तो लोग क्यों माने? अच्छा, बहुत से एक वो फेयर होता है कि जब आपको पता चल रहा है कि कैंसर है, ब्रेस्ट में है, तो ब्रेस्ट कट सकती है. वॉज देयर अ फियर? बिकॉज फीमेल के लिए, वो ह्यूमैनिटी के लिए वो ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने सर से पूछा था, फर्स्ट मीटिंग में मैंने सर से पूछा था कि हाउ वुड बी द सर्जरी, विल इट बी रिमूव इट, विल यू रिमूव इट और व्हाट. बिकॉज मुझे यही लगा था इट विल बी रिमूव्ड. But I knew that right now the treatment has developed like anything, so there will be an alternative definitely. मुझे ये डर नहीं था कि अगर रिमूव हो गया तो क्या होगा. मुझे निकलना था इस बीमारी से. दैट वाज द मेन थिंग. तो उसके लिए कुछ भी करना पड़ता तो मैं करने के लिए तैयार थी. बट व्हेन सर सेड नो, यू डोंट हैव टू डू दिस, वी विल बी डूइंग lumpectomy. So first I had chemos, and by the time I completed my 8 chemos, the lump was not there. तो पेट स्कैन जब मैंने किया, उसके बाद 8 केमोस के बाद सर ने मुझे कहा कि सर्जरी से पहले वी विल रन अ पेट स्कैन, एंड द रिपोर्ट केम क्लीन. एंड दैट टाइम मैंने बोला तुम्हें तो क्लीन है क्या जरूरत है. तो बोला नहीं, स्टिल वी हैव टू डू द नेसेसरी थिंग. एंड देन तो सर एक क्वेश्चन में ये था कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो ये मेल्स में भी होता है? Yes, yes. Male breast cancer is a distinct entity. In fact, in general, it tend to be more aggressive in males. ये कुछ नया है. ब्रेस्ट का पार्ट फीमेल्स में होता है. No, no, no. The breast is always there. We don't have a function, so they are not that developed. But anatomically they are there. The cells are there. तो जैसे मैंने बोला, कैंसर तो किसी भी सेल में हो सकता है, तो सेम वे ब्रेस्ट कैंसर में भी हो सकता है. इनफैक्ट जैसे ब्रेका पॉजिटिव है, वो मेल्स को भी अफेक्ट करता है. बिकॉज मेरे दिमाग में अब तक ये था कि जैसे सर्वाइकल कैंसर है, शायद सिर्फ विमेन को होता है. ये उसका रीजन है बिकॉज मेल्स डोंट हैव सर्विक्स, हाँ. बट मेल डू हैव ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट कैंसर कैन बी देयर. प्रोस्टेट कैंसर वो ऑर्गेनिज्म मेल्स के पास है. यस, दिस इज समथिंग न्यू कि मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो सर सोशल वाइज लोगों में ये दिक्कत, आपके पास कितने केसेस ऐसे आए हैं या आते हैं? नहीं आते हैं. तो उनके लिए तो समाज का प्रेशर, ये कुछ चीज, जैसे ब्रेस्ट कैंसर एक आदमी को कैसे हो गया? अब देखो, सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो आपको मोटिवेट भी कर सकती है, डिमोटिवेट भी कर सकती है. अब हम तो समझा सकते हैं सारी चीज़ें कि, बट
और जो भी हम हमेशा इनकरेज करते हैं रादर कि जो भी है मन में हमसे पूछो रादर देन जस्ट गूगलिंग और गोइंग टू एनीबडी एल्स, बिकॉज होता क्या है ना, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रादर आई वुड से अनप्लेजेंट। तो कहीं ना कहीं इनकरेज करने की बजाय और सोसाइटी डिस्करेज ही कर देती है। बिकॉज मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसमें था कि अगर 100 लोग कैंसर पेशेंट है तो 90 ये सोचते हैं कि उनकी खुद की कोई गलती हुई होगी, उन्हें कैंसर हुआ है। ऐसे भी लोग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैंसर का बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप कैंसर का सस्पिशन ही अपने आप में मतलब पूरा हिला देता है। तो कैंसर डायग्नोस हुआ तो बहुत सारे फैक्टर इमीडिएटली आते हैं। और हमेशा बोलते हैं जब भी मैं जैसे पहली बार मिलता हूँ कि आप बैठो, अभी हम ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, पहले आप समझ तो लो कि निकल के क्या है, बिकॉज वो एक इमोशनल टर्मोइल का टाइम होता है बहुत ज़्यादा। ये करते हैं, वो करते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हम ये पढ़ते हैं वहाँ, वो 2-4 दिन बहुत ऐसे निकलते हैं। बट धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी सेटल होने लगती हैं। और ये बड़ा क्रूशियल टाइम है कि इसी वक्त आप थोड़ा सा मतलब अदर देन ठीक है जो भी मेडिकल पार्ट है उसके अलावा नॉन मेडिकल पार्ट जो है ना, एक रैपो बनाने का, बिकॉज उस वक्त पे आपको बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज ये इमोशनली बहुत टर्मोइल वाला टाइम है। क्योंकि वो फिर पूछता है अच्छा मेरे इस पड़ोसी को हुआ था, मैं वहाँ जाऊँ, उसको ये हुआ था, फिर सारे एक्सपीरियंस भी याद आएंगे, इसको ये हुआ था, इसको ये हुआ था, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त दिमाग में चल रही होती हैं। तो कैंसर को सुनना कि समबडी इज डायग्नोज, तो ये आता है गिल्ट फीलिंग, क्या मुझे ही क्यों हुआ, डिनायल नहीं मुझे तो नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे प्रोमा ने भी मेंशन किया ये भी कि यार मेरा क्या होगा, मेरे बाद फैमिली का क्या होगा, हमारे फाइनेंसेस का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मतलब ये सब चीज़ें आती हैं दिमाग में इमीडिएटली। क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसर बहुत बड़ा डायग्नोसिस है। बिकॉज अब हम ट्रेडिशनली देखते रहे हैं कि जैसे लेट डायग्नोस हुआ, आउटकम अच्छे नहीं हैं, ट्रीटमेंट रिलेटेड टॉक्सिसिटी भी हो सकती हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। तो एकदम जब आता है तो सडनली शॉक लगता है, एंड दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उस वक्त थोड़ा सा अच्छे से लोगों को समझा के, हैंड होल्डिंग करके हम उन्हें रास्ता दिखाएं। और जितना भी हो सके, अब जैसे मैंने बोला ना, ठीक है वो दवाइयाँ लिखना, दवाइयाँ देना, वो दैट इज़ वन थिंग, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर यू अवेलेबल एट ऑल द टाइम। आई मीन मुझे पता है इसका मैसेज आता था कभी भी कुछ भी, क्योंकि कोई भी इशू कभी भी हो सकता है और मे बी कुछ दिमाग में आया पूछने के लिए, बट यू हैव टू बी अवेलेबल। आप बताओ, क्लियर करो, तो दैट ऑल हेल्प्स। तो सर आपके पास उससे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो उनको कैंसर है या स्टेज 1 से लेके 4 तक हैं। यस। तो आपको दिन में तो बहुत फ़ोन आते होंगे, तो आप उस बाएं से कर रहे हैं आप, मतलब आपका लाइफ स्टाइल कैसे, आप कैसे मैनेज करते हैं? आप दिन में हॉस्पिटल में हैं, फिर आप सर्जरी भी कर रहे हैं, या फिर आप पेशेंट्स भी देख रहे हैं? सर्जरी तो नहीं, पेशेंट्स का ज़रूर होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि मान लो इफ़ आई कैन अटेंड आई विल अटेंड, अदरवाइज जैसे हमारी कोऑर्डिनेटर है, तो जैसे मैं पेशेंट देख रहा हूँ कौन उसके पास है, दे हैव इंस्ट्रक्शन। और हम अकेला अपना नंबर नहीं देते, 2-3 लोगों का रहता है। इफ़ आई एम नॉट रीचेबल लेट अस से, देन समबडी एल्स इज अवेलेबल। तो कोशिश हमेशा की जाती है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। हाँ, ये होता है कि कभी किसी को ऐसी चीज़ है विच कैन वेट फॉर मे बी एन आवर और 2, तो आप हमेशा बोल सकते हो कि ठीक है मैं आपको आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ। तो दैट्स हाउ वी ट्राई। तो सर इसमें जैसे आपने बताया कि इसमें 3-4 टाइप के आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, में कीमो भी है, रेडिएशन भी है, तो कई लोग आते होंगे, या फिर दवाइयाँ भी हैं। जैसे मुझे यार मैंने घर जाके गूगल कर लिया कि दवाई से तो यार कीमो से तो ये दिक्कत है, सर इसको आप हटा दो, खाली रेडिएशन कर दो, ऐसे भी लोग आते हैं? सब तरह के लोग आते हैं। और क्या ये पॉसिबल है, या फिर इसके साथ कुछ और ऐड करते हैं ताकि उसमें इतना पेन ना हो उस जर्नी में? नहीं, देखो ऐसा है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। एनीथिंग लेस देन दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज। इट माइट वर्क इन फ्यू, इट माइट नॉट बी, राइट। काफ़ी हद तक आपको इंडिविजुअलाइज करना होता है चीज़ों को। अब जैसे मान लीजिए कोई जैसे प्रोमा है, शी इज़ 34-35 ईयर्स ऑफ एज, अदरवाइज हेल्दी, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते विद समबडी हु इज लेट्स से एट सेम टाइप ऑफ कैंसर, सेम स्टेज, बट द एजेस आर 75। तो डेफिनेटली सब अलग हो गया। तो ये सब चीज़ें अलग हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हर ट्यूमर को की स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइडेड है कि किस ट्रीटमेंट पे आइडियल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। दवाइयाँ हैं वो भी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कौन कौन सी होनी चाहिए, मोर और लेस बहुत स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है।
पर्सन टू पर्सन यस, कई बार हमको चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई दवाई है, लेट से जैसे प्रोमाको मिली थी एक, जो नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी न्यूरोपैथी है, तो नर्व्स ऑलरेडी वीक है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि हम इसको देंगे तो नर्व्स को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, इट मे बी इरिवर्सिबल ऑल्सो। सो देन वी विल सी कि क्या ऑल्टरनेट बन सकता है उसके लिए। तो बहुत हद तक हमें हर पर्सन के साथ इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है चीज़ों को। तो इट इज़ लाइक यू कैन से कि वी हैव ए स्केल्टन, बट हर आदमी के लिए हमें उसे उसके ढांचे में फिट करना पड़ता है। तो सर जैसे आपने बताया कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, तो इसमें डिफरेंस क्या है? और ये सबको दिया जाता है, टारगेटेड थेरेपी कुछ को ही दिया जाता है? देखो जैसे हम बात करें कीमोथेरेपी, मतलब वो केमिकल्स हैं जो सेल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे सेल डेथ होती है, तो वो डायरेक्टली हम सेल को किल कर रहे हैं। टारगेट में क्या है कि लेटेस्ट से जैसे हमने बताया कि कुछ जीन्स हैं या कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस हैं जो हमें पता है कि ये इस कैंसर की प्रोसेस को ड्राइव कर रहे हैं, और सिर्फ उसको ब्लॉक करने से आपका काम चल जाएगा। अब मान लीजिए कोई हार्मोन है और सेल उसको कैंसर को ग्रोथ होने के लिए वो हार्मोन चाहिए, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, इट इज़ ए हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर इनिशियली। हमने सिर्फ क्या किया, उसको फीड होने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, आपने कुछ नहीं किया। लेट अस से समबडी हु इज एट 80 ईयर ऑफ एज, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, और मान लीजिए रूरल एरिया से है तो आना जाना भी थोड़ा इशू है, तो एक सिंपल सी प्रोसीजर आपने ऑर्किएक्टमी किया, टेस्टिस रिमूवल, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन कहाँ बन रहा है, वहीं बन रहा है। अब आपने क्या किया कि सिर्फ उसको जो चाहिए ग्रो होने को वो रोक दिया, और कुछ नहीं किया, कोई कीमोथेरेपी नहीं, कुछ नहीं। बट आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट लगभग 3 से 4 साल आराम से लाइफ निकाल देगा। तो ये क्या हुआ, बिकॉज वी नो द टारगेट, कि आपको क्या हिट करो और आप उसे कर सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो एक मॉलिक्यूल होता है जैसे HER2/neu, मान लीजिए वो पॉजिटिव है, आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपने क्या किया, ये नॉन कीमोथेरेपी है, वो केमिकल्स नहीं है, वो सिर्फ रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा सेल के, तो सेल को डायरेक्टली खत्म नहीं कर रहा है, बट जो सेल की रिक्वायरमेंट है आपने उसको ब्लॉक कर दिया, तो वो सेल अपने आप ही इट विल अंडरगो डेथ। इम्यूनोथेरेपी थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। इम्यूनोथेरेपी में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ भी खराब ही आती है सेल में, उसे आइडेंटिफाई करके हटा देता है। अब कैंसर ग्रो किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इम्यून सिस्टम को धोखा देने में कामयाब हो गया है ना। जैसे मान लो हम कंपेयर करें, जैसे कोई शहर में है, पुलिस है, कुछ अनवांटेड क्रिमिनल्स भी हैं, अब वो क्रिमिनल को समाव पुलिस नहीं पहचान पा रही, तो वो अपना काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, इम्यून सिस्टम को दोबारा सेंसिटाइज कराया कि नहीं ये आपसे मिस हो रहा है, पहचानो इस कैंसर को और ख़त्म करो। तो इम्यून सिस्टम अपने आप ही इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आपने सेल्स को नहीं मारा, आपने सिर्फ इम्यून सिस्टम को रीसेट किया है। दैट इज द बेसिस ऑफ इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यून थेरेपी में खाली हम सिस्टम को रिएक्टिवेट कर रहे हैं या उसको उससे बता रहे हैं कि यस ये मॉलिक्यूल आपसे मिस हो रहा है, पहचानो इसे। सबसे लेमन वर्ड में हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो ये बता देते हैं कि इम्यून सिस्टम का रोल कितना है और कितना नहीं है। सो वो ब्रॉडली हमें कई बार बता देता है कि कितना रोल इम्यूनोथेरेपी कितना हेल्प करेगी और कितना नहीं करेगी। और कई बार हम उन दोनों को कंबाइन भी करते हैं, कई बार टारगेटेड और कीमो को या कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी इन्हें कंबाइन भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द। बट देखो सब एनालिसिस होता है, टिश्यू मिलेगा, यहीं पर बात आती है बायोप्सी की। बायोप्सी आपको बताएगी कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको होगी तभी, क्योंकि आप हम बात करें टारगेटेड, तो टारगेट तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, वो बायोप्सी से, वो तो बायोप्सी से ही आएगा। बट वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एट टाइम्स यस। अब जैसे लंग कैंसर में मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि जैसे आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि मेटास्टेटिक लंग कैंसर आया, एडिनोकार्सिनोमा स्टेज 4, सर्वाइवल है 6 महीने से 9 महीना विथ कीमोथेरेपी। बट ऑलमोस्ट 40-50% लोगों में एक स्पेसिफिक तरह का म्यूटेशन पॉजिटिव आ जाता है। यदि वो आया तो उसके लिए टैबलेट्स हैं वो, और इन जनरल बहुत अच्छे से टॉलरेट हो जाती है। नाउ विद टैबलेट्स देयर सर्वाइवल इज गोइंग बियॉन्ड 3 और 4 ईयर्स। सो और सिर्फ टारगेटेड, तो ऐसा नहीं कि वो कीमोथेरेपी से इन्फीरियर हैं, बल्कि यदि वो, बिकॉज डिपेंड करता है कि वो जो प्रोसेस जो ब्लॉक हो रही है वो ट्यूमर की प्रोसेस को कितना ड्राइव कर रही है। इफ इट इज मेन ड्राइवर तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमको। CML नाम का एक कैंसर है, एक तरह का ब्लड कैंसर, जो इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर है।
एक स्पेसिफिक म्यूटेशन उसका है, आपने उसे ब्लॉक करना है, बस वो ब्लॉक कर दिया। 2003, 4, 5 में जब हम लोग पढ़ते थे, तब इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी सिर्फ 30% लोग जो है 5 ईयर सर्वाइव करते थे। आज की डेट में 10 ईयर सर्वाइवल रेट इज 95%, सिर्फ एक टैबलेट से, क्योंकि ट्यूमर बायोलॉजी वही ड्राइव कर रहा है। आपने टैबलेट दी, उसे ब्लॉक कर दिया, दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं, और जैसे जैसे आई मीन रिसर्च और बढ़ रही है, नए नए टारगेट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो फ्यूचर लुक्स इवन बेटर। तो सर इंडिया में जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो वेस्ट के इक्वल है या फिर ज़्यादा बेहतर है हमारे इंडिया में? अब देखो, उसके दो एस्पेक्ट हैं। यदि हम बात करते हैं कि कितना साइंटिफिकली हम लोग ट्रीट करते हैं, तो मोस्टली जो गाइडलाइंस हैं वो सारी की सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड हैं। WHO अब हाँ, WHO तो नहीं, उसके अलग बॉडीज़ होती हैं, कुछ में WHO भी है, अदरवाइज मोस्टली NCCN जो नेशनल कैंसर नेटवर्क है वो है, या नाइस गाइडलाइन है ब्रिटेन की, उनको है, मतलब अलग अलग हैं गाइडलाइंस, तो नॉर्मली उनको फॉलो किया जाता है। इंडिया में कभी कभी एक्सेस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो कोई भी नई दवाई है जो डेवलप हुई लेट्स से USA में, उसको इंडिया आने में कुछ समय लगेगा, तो वो जो लैग पीरियड है वो कई बार हो जाते हैं कि वो है अवेलेबल है बाहर और इंडिया में थोड़ा लेट मिल रही है, या शुरुआती टाइम पे कई बार कॉस्टली हो सकती हैं। ये थोड़े चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। बट यदि हम बात करते हैं कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है बिहाइंड ट्रीटमेंट, वो मोटा मोटी स्टैंडर्ड ऑफ केयर हमेशा सेम ही रहती है। तो सर अभी हम इस एपिसोड के एंड पर आ गए हैं, तो सर कुछ टेक होम है जो बाकी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को उनके लिए? देखो, 2-3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कैंसर से सुरक्षा अपनी जो रहे उससे। 100% हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखें, खाने पे हमेशा ध्यान दें। जंक फूड इज़ कॉल्ड जंक फॉर ए रीज़न, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो खाना जितना नेचुरल होगा उतना अच्छा है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमेशा होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इनसे मिलती है हमको। एक्सरसाइज इज़ ए मस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, सिंपल कार्ब्स जिसे बोलते हैं, रिफाइंड कार्ब्स, वो जितने कम से कम उतना अच्छा है। शुगर्स और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, नॉट फॉर कि ये कैंसर करती हैं, बट इन जनरली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, इट्स ए मस्ट। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सारी फीमेल्स को जो 13-14 से 40 की एज ग्रुप में है, सबको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगनी चाहिए। और अब इनफैक्ट बोल ये है, पहले शुरुआत हुई थी फीमेल से, अब मेल्स को भी ये पाया गया है कि कुछ तरह के कैंसर में ये बेनिफिट करती है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन? यस, बिकॉज इट्स स्टार्टेड एज ए सर्वाइकल केयर, इट इज़ एक्चुअली वायरस। तो एक वायरसेस का ग्रुप है जो मोस्टली सर्वाइकल कैंसर करता है, बट मेल्स में भी कुछ कैंसर हैं, जैसे वो ओरल कैविटी का हो या PNS का कैंसर हो, एनल एरिया का हो, वो कर सकता है। तो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर कैंसर वही करता है। तीसरी चीज़ स्क्रीनिंग, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेगुलर मेमोग्राफी करानी है, कोलोनोस्कोपी करानी है 50 साल के बाद कोलोन कैंसर के प्रिवेंशन के लिए। और एट द एंड यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि हमें कुछ भी नया सिम्टम हो रहा है शरीर में, किसी भी एज ग्रुप पे, जो 2 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा है नॉर्मल दवाइयों से, ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। तो कोई भी सिम्टम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आई मीन पूरे हम बात करें कि सिर्फ ब्रेन का हो या लंग का हो या कुछ भी हो सकता है शरीर में, यदि वो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है, और स्पेशली यदि साथ में कोई वेट लॉस या ऐसा भी चल रहा है, इट कैन बी कैंसर। उसे लाइटली नहीं लेना है, मिलना है लोगों से जो भी ट्रीटिंग पर्सन है, और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये भी कैंसर हो सकता है। नॉर्मली शुरुआत ऐसे ही होती है। तो सर इसमें से देखा जाए कि अगर किसी को एक हफ्ता डायरिया है, उसके अगले हफ्ते कॉन्स्टिपेशन है, फिर डायरिया हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन, तो दैट कैन बी ए साइन ऑफ ए कैंसर। किसी को बार बार कोई भी सिम्टम, क्योंकि शुरुआती साइन तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होंगे, तो कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं हो रही है नॉर्मल दवाइयों से, हमेशा देखना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो कैंसर ही होगा, बट कैंसर भी ऐसे ही प्रेजेंट करता है, तो वी हैव टू लुक डीप कि ये क्या चल रहा है। तो प्रमा, अब आपसे पूछता हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप बंगाल से हो, बंगाल टाइगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने अंदर भी है आपके बंगाल टाइगर्स ही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी ऐसी लड़कियों को, हमारी इंडिया की लड़कियों को? एक्चुअली ये जो चीज़ कहा ना, ये मेरे पापा ने मुझे कहा था। मेरा जब एकदम शुरुआत के दिन में जब मुझे पता चला, तो मैं बहुत टूटी हुई थी, मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है। तो पापा ने मुझे कहा था कि
तू शेरनी है और शेरनी के तरह ही तुझे इस बीमारी के ऊपर छलांग लगाना पड़ेगा। मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगी, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिजिकली तो केमोस के लिए और ट्रीटमेंट की वजह से थोड़ा सा तो मतलब प्रॉब्लम होगा, इट्स नॉट कि नहीं होगा, बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना, अगर आपको पता है कि दिस इज़ माय गोल, मुझे यहाँ तक पहुँचना है और कुछ भी हालत में पहुँचना है, मुझे जीना है, अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में है तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। और मुझे ये जीना था क्योंकि आई एम जस्ट 35 राइट नाउ, तब 34 थी, and I have a long way to go before I sleep. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपको शिवरात्रि पे 1 साल पहले पता चला था और हम ये पॉडकास्ट भी शिवरात्रि के दिन ही शूट कर रहे हैं। एकदम। Today I'm completing the whole cycle. जय शिव शोभे। सो थैंक यू डॉक्टर अमित, थैंक यू ब्रह्म, आप यहाँ पर आए, अपने इतने वैल्यूएबल इंसाइट थे, आपकी इतनी अच्छी स्टोरी है जो लोग सुनेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और एज ए डॉक्टर आप सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं कर रहे हैं, आप एक हीलर का भी काम कर रहे हैं। तो एक जर्नी जो थी, एक कंबाइंड जर्नी, तो थैंक यू फॉर सो मच अफान दी।